हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। हाँ जी, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहो और अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। और प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे चैनल पर अवेलेबल रहना क्लास 12 वाले, खास करके क्लास 12 वाले का उस पर 8 बजे ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, सभी का गेसिंग क्वेश्चंस का वीडियो लाया जाएगा। 8 बजे लाइव क्लास होगा, आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। और हो सके तो क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कहता है परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह कहलाता है। हाँ जी, विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी है धारा, ऑप्शन नंबर सी है वोल्टता, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत वाहक बल। हाँ जी, आपको आंसर पता रहे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध। हाँ जी, प्रतिरोध वही यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? हाँ जी, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन मैं इसमें इसका डिटेल नहीं बता पाऊंगा पूरी अच्छे तरीके से। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें कराएंगे उसमें आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। अभी आपको कमेंट सेक्शन में अगर पता है तो बताइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए कहता है 8, ऑप्शन नंबर बी कहता है 4, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2, ऑप्शन नंबर डी कहता है नन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है फैराडे, ऑप्शन नंबर बी कहता है मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी कहता है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी कहता है मार्कोनी। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्ट्ज थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बीबीआई आप लगा लो, ये हर साल पूछता है, शायद इस साल भी आ जाएगा। चलिए मैंने इसको भी ले लिया इस सेट में। तो कहता है ऑप्शन नंबर ए कहता है उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी कहता है निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी कहता है उच्च तथा निम्न दोनों, ऑप्शन नंबर डी कहता है विभवांतर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर पता रहे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों को मापता है बीट स्टोन ब्रिज। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स की इकाई एसआई इकाई है। हाँ जी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी है हेनरी, ऑप्शन नंबर सी है वेबर, ऑप्शन नंबर डी है जूल सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। अब बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, ये भी पूछता है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे हो जाएगा टेस्ला किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है समरूप वेग से चलयान आवेश उत्पन्न करता है। हाँ जी, समरूप वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी कहता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी कहता है नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। समरूप वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पिछले वर्ष पूछा जा चुका है, इसको भी मैंने ले लिया है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फैक्स का अर्थ है। हाँ जी, फैक्स का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए फुल एक्सेस ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर बी है फैक्सी माइल टेलीग्राफी, ऑप्शन नंबर सी है फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी है फीड ऑटो एक्सचेंज। तो देखिए फैक्स का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैक्सी माइल टेलीग्राफी, ठीक है, फैक्सी माइल टेलीग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। हाँ जी, ये आ गया किरचॉफ का प्रथम नियम। हाँ जी, किरचॉफ का प्रथम नियम का ये क्वेश्चन है और ये भी आपका पिछले वर्ष पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो 0 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव वाले द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण होगा। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट कह सकते हैं। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, ई हो, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो, पी हो, तब। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 कहता है उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। हाँ जी, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडियो तरंग का। ठीक है, रेडियो तरंग का हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उपग्रह संचार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग बस वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहो। कहता है रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है। हाँ जी, रबर श्रेणी के समान बहुलकों का उदाहरण इसमें से कौन है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल होगा, यानी कि थायोकॉल भी होता है, ब्यूना एन भी होता है, और जीआरएन भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सके तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर दो, और प्रतिदिन 8 बजे शाम को रेडी रहना लाइव क्लास के लिए। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। हाँ जी, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण कम होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसका राइट आंसर देखिएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए। ठीक है, बैगनी रंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युतवाहक बल के बीच कलांतर होता है। यानी कि धारा और विद्युतवाहक बल के बीच क्या कलांतर होता है, कला का क्या अंतर है। ऑप्शन नंबर ए है π/2, ऑप्शन नंबर बी है π/4, ऑप्शन नंबर सी है पाई, ऑप्शन नंबर डी है 0। तो यहाँ पे देखिएगा सभी लोग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कांच के अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। हाँ जी, क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कम अभिसारी, ऑप्शन नंबर बी अधिक अभिसारी, ऑप्शन नंबर सी है कम अपसारी, ऑप्शन नंबर डी है अधिक अपसारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कम अभिसारी हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब कांच के अवतल लेंस को जल में डुबाते हैं तो क्या होता है, कम अभिसारी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 कहता है धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति होती है। हाँ जी, उसकी दोलन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है त्वरित, ऑप्शन नंबर बी कहता है अवमंदित, ऑप्शन नंबर सी कहता है एक समान, ऑप्शन नंबर डी कहता है नन ऑफ दिस। हाँ जी, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी अवमंदित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, दोलन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अवमंदित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। हाँ जी, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण है। तो कितना डिग्री कोण पे, ऑप्शन नंबर ए कहता है 0, ऑप्शन बी कहता है 57, ऑप्शन नंबर सी कहता है 90, ऑप्शन नंबर डी कहता है 180 डिग्री। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री। हाँ जी, 90 डिग्री सभी लोग याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग करते हैं वो है। हाँ जी, टीवी प्रसारण के लिए कौन सी आवृत्ति परास का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 30 से 300 हर्ट्ज, और बी कहता है 30 से 300 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी कहता है 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी कहता है 30 से 300 गीगा हर्ट्ज। तो देखिए जो टीवी का प्रसारण का होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का था एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। हाँ जी, उत्तल लेंस में वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 4f से अधिक, ऑप्शन नंबर बी है 4f से कम, ऑप्शन नंबर सी है 2f के बराबर, ऑप्शन नंबर डी है 4f के बराबर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4f के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्तल लेंस में वस्तु और प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 4f के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग होता है। हाँ जी, लंबी दूरी के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए भू तरंगों का, ऑप्शन बी है दृष्टि तरंगों का, ऑप्शन नंबर सी है आयनी मंडली तरंगों का, ऑप्शन नंबर डी है उपग्रह संचार का। तो देखिए यहाँ पे लंबी दूरियों के लिए रेडियो प्रसारण की बात हो रही है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयन मंडली तरंग द्वारा। आयन मंडल से जब यहाँ से रेडियो तरंग को भेजा जाता है तो आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस नेटवर्क के पास आ जाता है, ट्रांसमीटर के पास। चलिए अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। हाँ जी, कॉर्निया की वक्रता में असमानता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अविद्युक्ता। अविद्युक्ता में क्या होता है, कॉर्निया की सतह सब बराबर नहीं होती है, जैसा कि स्वस्थ मानव के आंख में होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। हाँ जी, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंत हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है सुचालक पदार्थों में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच क्या होता है, गैप के बारे में बात हो रही है। तो सुचालक है, तो सुचालक में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, यानी राइट हो गया ऑप्शन नंबर सी, कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। चलिए सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह होता है, क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा आता ही नहीं है, तो इसीलिए सूर्य उसका सुई जो होगा वो बढ़ेगा ही नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है। हाँ जी, एन टाइप कब बनाएंगे, जब शुद्ध और कौन सा अशुद्ध पदार्थ को मिलाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीमनी। एंटीमनी को मिलाने पर क्या हो जाएगा, एन प्रकार का हमको अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंज का नियम पालन करता है। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बायो सेवार्ट का नियम, ऑप्शन नंबर बी कहता है वेग संरचना का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी कहता है ऊर्जा संरचना का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी कहता है आवेश संरचना का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लेंज का नियम कौन सा सिद्धांत का पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में बांटने पर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आधा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है चुंबकीय यौमोत्तर तथा भौगोलिक यौमोत्तर के बीच कोण को कहते हैं। हाँ जी, चुंबकीय यौमोत्तर और भौगोलिक यौमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये भी आप लोग बोर्ड मॉडल कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 कहता है प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है। प्रति चुंबकीय यानी कि कम होगा, इसमें ऑलरेडी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत कम होता है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 कहता है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम्पियर मीटर। ठीक है, क्या होता है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग बोर्ड मॉडल कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट एक कहता है प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है। हाँ जी, प्रयोगशाला में बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो यूवी रे यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरण का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिए, जितना हो सके आप लोग क्लास 12 वाले स्टूडेंट को इसको शेयर करिए, और 8 बजे हमारे चैनल पर अवेलेबल रहिएगा, प्रतिदिन लाइव क्लास होगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।